तो अगर हम स्टोवक्राफ्ट के बारे में आज डिटेल में बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे इस कंपनी के पूरी इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से बात करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती आई है। किचन अप्लायंसेस इंडस्ट्री है जहां पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। किचन के काफी अप्लायंसेस होते हैं जिसको ये कंपनी अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू मैन्युफैक्चर करके एंड कस्टमर्स को बेचती है। अगर मैं किचन अप्लायंसेस इंडस्ट्री की बात करता हूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस पूरी इंडस्ट्री को 253 बिलियन यूएस डॉलर से वैल्यू किया गया है। इंडिया के अंदर अगर मैं अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट को वैल्यूएट करूं तो 2017 के अंदर इस मार्केट का साइज 20,500 करोड़ था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 तक ये पूरी मार्केट 31,000 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस पूरे सेक्टर के अंदर कितना ग्रोथ पिछले कुछ टाइम में देखा गया है और कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ किचन अप्लायंसेस की बात करूं तो 2017 के अंदर पूरी मार्केट को 1480 करोड़ के आसपास का वैल्यू किया गया था और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 तक यहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो 9.9% से कंपाउंड होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ होगा एवरी ईयर। और जो ये मार्केट है आने वाले टाइम में 2022 तक 2300 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है या उसको सरपास भी कर सकती है। अगर हम यहाँ पे स्टोवक्राफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी मेनली दो ब्रांड्स को ओन करती है, पिजन एंड गिल्मा, जिनके अंदर ये अलग अलग अप्लायंसेस को मैन्युफैक्चर करके मार्केट के अंदर सेल करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हम कुक टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट शेयर कैसा निकल के आता है। तो दोस्तों जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मैं पिजन एंड गिल्मा की बात करूं कुक टॉप्स के अंदर तो यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट शेयर 25% का है। दोस्तों 25% के साथ स्टोवक्राफ्ट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की मार्केट लीडर बन जाती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी प्लेयर्स हैं जैसे कि फेबर जिसका मार्केट शेयर 20.3% के आसपास का है और एलिका जिसका मार्केट शेयर 17.4%। और यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि बाकी यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स हैं और जिनका मार्केट शेयर कितना है। लेकिन एक चीज काफी क्लियर हो जाती है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो स्टोवक्राफ्ट है वो यहाँ पे मार्केट लीडर है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की, जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पे आपने प्रेशर कुकर्स के बारे में सुना होगा, जहां पे भी ये कंपनी अपने कंपोनेंट्स को बेचती है, यानी कि एंड प्रोडक्ट्स को बेच के एंड कस्टमर्स तक लेके जाती है। अगर मैं प्रेशर कुकर्स की मार्केट की बात करता हूं तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है उस सेगमेंट के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लियरली इस पूरे सेगमेंट का मार्केट लीडर है प्रेस्टीज, जिनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 48% के आसपास का है। और सेकंड नंबर पे आता है हॉकिंग्स, जिनका मार्केट शेयर 34.7% का है, यानी कि ये पूरी मार्केट बहुत बड़े तरीके से हॉकिंस एंड प्रेस्टीज के द्वारा कंट्रोल की जाती है। लेकिन यहाँ पे स्टोवक्राफ्ट ने पिछले कुछ टाइम के अंदर एक ठीक ठाक मार्केट शेयर लेना स्टार्ट किया है। अगर मैं अभी की बात करता हूं तो स्टोवक्राफ्ट का यहाँ पे 8.1% का मार्केट शेयर सामने आता है। ये तो हुई पूरी इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन। चलिए अब जल्दी से चलते हैं स्टोवक्राफ्ट के बारे में और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल के। अगर हम स्टोवक्राफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को 1999 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये कंपनी मेनली तीन चीजों के अंदर अपना बिजनेस करती थी। सबसे पहले किचन अप्लायंसेस, इक्विपमेंट्स और इसके अलावा यूटेंसिल्स। यहाँ पे ये तीन चीजों के अंदर कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग करती थी। और अगर मैं इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करता हूं तो कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पहला बद्दी हिमाचल प्रदेश में और दूसरा बैंगलोर के अंदर। दोस्तों अगर हम इस सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को एंड कस्टमर्स तक लेके जा सकें। अगर हम स्टोवक्राफ्ट की बात करें तो कंपनी के पास 429 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 24 स्टेट्स के अंदर फैले हुए हैं। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो स्टोवक्राफ्ट के पास मेनली तीन ब्रांड्स हैं जिनके अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, पिजन, गिल्मा, ब्लैक प्लस डेकर। तो ये तीन इनके अलग अलग ब्रांड्स हैं जिनके अंदर ये अलग अलग अप्लायंसेस को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को बना के मार्केट करके एंड कस्टमर्स तक लेके जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनके पिजन ब्रांड की बात करता हूं तो पिजन ब्रांड इनका वैल्यू सेगमेंट को टारगेट करता है, यानी कि जहां पे प्राइस रेंज नॉर्मल होती है और मैक्सिमम लोगों को टारगेट किया जाता है। अगर हम पिजन की इंपॉर्टेंस को समझे तो पूरी कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वहां पे 75% रेवेन्यू इनका इस पर्टिकुलर ब्रांड से निकल के सामने आता है। अगर हम यहाँ पे सेकंड ब्रांड की बात करें, इनका जो गिल्मा नाम का ब्रांड है वो पिजन से थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम माना जाता है, जहां पे इनका थोड़ा प्राइस भी ज्यादा रखते हैं और थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करने के लिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ब्लैक प्लस डेकर की, तो ये सेगमेंट जो टारगेट करता है, तो ये प्योरली प्रीमियम सेगमेंट यानी कि जहां पे प्राइस टैग काफी ज्यादा होता है, उन सेगमेंट को टारगेट करने के लिए इस पर्टिकुलर ब्रांड को लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये तो आपको समझ में आया कि इंडिया में इस कंपनी का 24 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंस है। इसके अलावा इस कंपनी का फॉरेन कंट्रीज यानी कि यूएसए, श्रीलंका, यूके, इन सब कंट्रीज के अंदर भी प्रेजेंस है और इन्होंने काफी ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी टाई अप किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई करूं तो जैसे कि वॉलमार्ट, अगर आप वॉलमार्ट में जाते हैं तो वहां पे भी आपको चांसेस हैं कि आपको स्टॉफ क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाए। चलिए कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होने के बाद अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल्स ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर मैं 2018 की बात करता हूं तो कंपनी का रेवेन्यू 534 करोड़ हुआ करता था और कंपनी उस टाइम लॉस में ऑपरेट करती थी। कंपनी का लॉस -12 करोड़ के आसपास का था। तो यहां पे इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 2019 की, तो कंपनी का रेवेन्यू 534 करोड़ से इंप्रूव होकर 642 करोड़ होता है और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे पहुंच जाता है, यानी कि कंपनी लॉस को रिकवर कर लेती है। वहीं पे अगर हम 2020 की बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 672 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़। इसके बाद अगर मैं एसेट्स की बात करता हूं तो कंपनी के एसेट्स लगातार पिछले कुछ सालों के अंदर इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि 2018 के अंदर कंपनी के एसेट्स 393 करोड़ के हुआ करते थे, जो करंटली इंप्रूव होके 498 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करते हैं तो कंपनी का सेल्स पिछले 5 साल के अंदर 14% से कंपाउंड हुआ है, यानी कि हर साल 14% से बढ़ता गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्टॉफ क्राफ्ट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% के आसपास का निकल के आता है। वहीं पे अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करूं, जैसे कि प्रेस्टीज, उनका पी रेशियो 56 का है, वहीं पे हॉकिंस का पी रेशियो 48 का है, यानी कि मेजर कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि थोड़ा सा कम ही है। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री के पी रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 62 का है, जिसके कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशियो ऑलमोस्ट 50% कम है। दोस्तों इन सब चीजों के बाद अब जल्दी से मूव करते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोज की। सबसे पहला प्रोज जो सामने निकल के आता है कंपनी का, वो यह है कि पिछले कुछ टाइम में कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी ने अच्छा टर्न अराउंड किया है और कंपनी अभी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसके अलावा जो कंपनी का करंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13.8% के आसपास का, वो काफी हेल्दी है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ। सेकंड, अगर मैं प्रो की बात करता हूं तो कंपनी का जो पी रेशियो है 33 के आसपास का, उसको अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री के कंपेरिजन में कंपनी का पी रेशियो काफी कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट 40% से कम है इनका पी रेशियो अगर हम इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो। दोस्तों इस सेगमेंट का डिमांड काफी ज्यादा इंप्रूव होता है जब अर्बनाइजेशन होती है, और यहाँ पे अर्बनाइजेशन के केस में हम एक अच्छा की ड्राइवर देख सकते हैं ग्रोथ का आने वाले टाइम में। और यहाँ पे जो पूरा शिफ्ट है वो भी लोगों के अंदर देखा जा सकता है कि पहले लोग इन सब चीजों को अनऑर्गेनाइज प्लेयर से खरीदना पसंद करते थे, लेकिन रिसेंट के टाइम में लोगों का जो प्रेफरेंस है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काफी ब्रांडेड सेगमेंट की तरफ गया है। और आने वाले टाइम में अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इस कंपनी को इस चीज का फायदा मिल सकता है, लेकिन उसका कितना फायदा कंपनी उठाती है वो तो हमें आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट प्रो निकल के आता है कि कंपनी उस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है जहां पे स्टैग्नेशन नहीं आया है, यानी कि हर इंडस्ट्री का एक ग्रोथ होता है और उस ग्रो करने के बाद इंडस्ट्री रुक जाती है और काफी स्लो पेस से ग्रो करती है। लेकिन जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छा ग्रोथ देखा गया है और आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो इस कंपनी के ब्रांड्स हैं जैसे कि पिजन, वो काफी कॉमन है और लोग उसको काफी अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉन्स पे मूव करता हूं तो कंपनी का जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो नेगेटिव में निकल के आता है, और इसका इंप्लीकेशन क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी की लायबिलिटीज कंपनी के एसेट से ज्यादा होती हैं तो जो कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस में भी कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो इनके टोटल एसेट से ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगी अगर आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो। सेकंड, अगर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो काफी ज्यादा है। करंटली कंपनी के ऊपर 205 करोड़ के आसपास का डेट है। यहाँ पे अगर मैं इनके सबसे मेजर ब्रांड की बात करता हूं जहां से इनका 75% का रेवेन्यू निकल के आता है पिजन का, वो अभी भी लिटिगेशन के अंदर है। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा गलत होता है, अगर इस ब्रांड के बारे में कुछ गलत निकल के आता है आने वाले टाइम में, तो कंपनी के ऊपर काफी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का डिपेंडेंसी इस ब्रांड के ऊपर काफी ज्यादा है जहां से इनका 75% का टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। नेक्स्ट, अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो कंपनी का डिपेंडेंसी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को आगे सेल करते हैं।
तो ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कैसे करती है और क्या ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजीज बनाती है ताकि अपने प्रोडक्ट्स को एक अलग रूट के थ्रू भी सेल कर सके। क्योंकि दोस्तों जिस भी बिजनेस में जब भी किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बन जाती है तो वो पॉइंट ऑफ फेलियर भी हो सकता है, जिसके ऊपर कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। और ये कंपनी के लिए नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर जैसे कि आप और मैं, हम सब के लिए भी उन फेलियर पॉइंट्स के बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो कंपनी का सेल्स है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है साउथ इंडिया के अंदर, और यहाँ पे इनका काफी ज्यादा पैसा जो सेल्स इन्होंने कर दिया है वो आने वाला बचा हुआ है। तो दोस्तों जब भी आपकी सेल्स एक जगह पे कंसंट्रेटेड होती है तो ये चैलेंजेस नॉर्मली कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी को सेल्स के लिए अलग अलग चैनल और अलग अलग रीजंस के अंदर खुद को डाइवर्सिफाई करके रखें। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी वीडियो स्टॉक क्राफ्ट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी थोड़ा सा डिसाइड करने के लिए, थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए। लेकिन अगर आप डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप पूरी इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ताकि आप एक बहुत अच्छे तरीके से एक सही डिसीजन ले कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए।